हाय एवरीवन, चलो जल्दी से बताइए आज ब्रेकफास्ट और लंच में क्या खाया था आप सबने। ये कैसा क्वेश्चन है मैम? तो चलो भाई कोई और क्वेश्चन पूछती हूँ। ह्यूमन बॉडी में लिपिड का डाइजेशन कैसे होता है, या फिर इमल्सिफिकेशन के साथ में कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं, या फिर ये बताइए चलिए वाटर का एब्जॉर्प्शन हमारी बॉडी में कहाँ होता है। नहीं पता, कोई बात नहीं। आज के इस क्लास में हम लोग यही सारे क्वेश्चंस के आंसर को डील करेंगे। तो बच्चों मैं बता दूं आप लोग को, लाइफ प्रोसेस क्लास 10 का एक चैप्टर है जिसपे जो टॉपिक है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इस टॉपिक से भर भर के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो आज की इस क्लास में हम लोग इस इंटरेस्टिंग से टॉपिक को डील करेंगे, वो भी सिर्फ ओनली 12 मिनट्स। तो आइए चलते हैं, इस टॉपिक को पढ़ते हैं और इससे बहुत सारे क्वेश्चंस को डील करते हैं। इस लेक्चर में सिर्फ आप लोग को कंटेंट ही नहीं प्रोवाइड कराया जाएगा, बल्कि आप लोग को टॉपिक के बाद इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सॉल्व कराया जाएगा। हमारा टॉपिक का नाम है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। तो आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो बच्चों आप सभी को पता है कि जो ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी कि ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें जो सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसका नाम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम। हम सबको पहले से पता है कि जो ह्यूमंस होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं। इट मीन्स वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। अपने सर्वाइवल के लिए, अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। और यहाँ पे जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन का नाम होता है हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसके अलावा जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो होलो जो एक न्यूट्रिशन को भी परफॉर्म करते हैं। तो आज की इस क्लास में हम लोग ये जानने वाले हैं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के कितने पार्ट्स होते हैं, इससे रिलेटेड कितनी ग्लैंड्स होती हैं और कौन कौन सी ग्लैंड्स का फंक्शन होता है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल, ये सारी चीजों को एक साथ डील करें। सो एक्साइटेड टू लर्न। तो आइए चलिए देखते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट्स में डिवाइड करके हम सब इसकी स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन होता है एलिमेंट्री कैनाल, जिसमें माउथ टू अनस को इंक्लूड किया जाता है, और उसके साथ साथ सेकेंड चीज जो होती है जो हम लोग लर्न करते हैं वो होता है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो कहा जाता है कि जो पूरा का पूरा एलिमेंट्री कैनाल होता है वो हॉलो होता है, इट मीन्स अंदर से खोखला होता है, और जो इसकी ओपनिंग वाला पार्ट होता है वो होता है माउथ, और जो इसकी एंडिंग वाला पार्ट होता है वो होता है अनस। माउथ पार्ट को हम लोग इंजेक्शन के लिए यूज करते हैं। इट मीन्स हम लोग जितने भी फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं वो एज अ माउथ इनटेक करते हैं, जिस प्रोसेस को इंजेक्शन कहा जाता है। उसके बाद जो फूड मटेरियल है वो बकल कैविटी में जाता है। बकल कैविटी हमारे माउथ का जो दूसरा वाला पार्ट होता है जो कि खोखला होता है, फूड पार्टिकल वहां से वहां तक पहुंचता है। उसके बाद आता है ओइसोफेगस, ये एक हॉलो पाइप होती है जिसके थ्रू हमारा फूड जो होता है वो स्टमक तक जाता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड सबसे एंडिंग पार्ट होता है जितने भी फूड मटेरियल होते हैं जो कि अनडाइजेस्टिव होते हैं, जिसे हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, उसे हम लोग एनस के थ्रू लीव कर देते हैं। अब आती हैं कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड, जैसे कि स्लाइवरी ग्लैंड, लीवर, पैंक्रियाज। ये सारे ग्लैंड्स इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ह्यूमन के डाइजेशन में अपना पार्टिसिपेट करती हैं और एक अलग सी फंक्शन एक्टिविटी को परफॉर्म कर। तो आइए बच्चों इस चार्ट के थ्रू हम लोग समझते हैं कि कौन से पार्ट का कौन सा फंक्शन होता है और किस पार्ट में कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो माउथ वाला जो पार्ट होता है जिसके थ्रू हम लोग फूड मटेरियल को इनटेक करते हैं, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इंजेक्शन। माउथ में जैसे ही फूड मटेरियल पहुंचता है उसके तीन पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन होता है टीथ, सेकेंड वन होता है टंग, एंड द थर्ड वन होता है साइवरी ग्लैंड। बच्चों माउथ पे जैसे ही फूड मटेरियल आ जाता है, टीथ के थ्रू उसे क्या किया जाता है, डाइजेस्ट किया जाता है, च्यूइंग किया जाता है। अब टीथ में क्या होता है, मैकेनिकल डाइजेशन होता है, चाहे वो केमिकल डाइजेशन हो चाहे वो मैकेनिकल डाइजेशन हो। डाइजेशन का मतलब ही होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल फूड मटेरियल में कन्वर्ट कर देना। तो टीथ का फंक्शन होता है कि जैसे जितने भी फूड मटेरियल हमारे माउथ में आते हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन के थ्रू कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को च्यूइंग करके छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड
प्रोवाइड कर देता है। सो टंग जो होता है ये टेस्टिंग के लिए होता है। टंग ये देखता है कि जो हमारा फूड मटेरियल है वो खट्टा है, मीठा है, तीखा है, कैसा भी है। तो वो बेसिकली क्या करता है, फूड मटेरियल जो हमारे माउथ के अंदर रहते हैं उसे टेस्ट करता है और देखता है। देन आता है स्लाइवरी ग्लैंड। बच्चों, हमारी टंग में एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है, उसका नाम होता है स्लाइवरी ग्लैंड। स्लाइवरी ग्लैंड एक एंजाइम को सिक्रीट करती है और उसका नाम होता है स्लाइवा। ये जो स्लाइवा होता है, बेसिकली स्लाइवा एक लिक्विड सब्सटेंस होता है जिसे सिक्रीट करने वाला एंजाइम जो होता है वो स्लाइवरी अमाइलेज होता है, जिसे टाइलिन के नाम से भी जानते हैं। ये जो वन वर्ड का आंसर होता है जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछता है कि कौन सी ग्लैंड, या फिर पूछ सकता है कि कौन सी ग्लैंड रिस्पॉन्सिबल होती है स्लाइवरी अमाइलेज के सिक्रीशन के लिए। तो आप लोग को यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करना होगा। इसके बाद आता है ओसोफेगस। ओसोफेगस एक होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे एक मूवमेंट होता है जिसे बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। सो ओसोफेगस जो फूड मटेरियल को हम लोग माउथ के थ्रू इनटेक करते हैं तो पूरे के पूरे माउथ को फिर ओसोफेगस में भेज दिया जाता है। ओसोफेगस में एक मूवमेंट चलता है जिसका नाम होता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये मूवमेंट रिस्पॉन्सिबल होता है फूड मटेरियल को स्टमक तक पहुंचाने के लिए। अगर हम लोग यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, सो दिस इज अ डायग्राम। इस डायग्राम से आप लोग को ये जो यहाँ पे ये जो बना हुआ है ये है ओसोफेगस की वॉल होती है। यहाँ ओसोफेगस जो होता है वहाँ पे रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन पाया जाता है जो फूड मटेरियल को स्टमक तक पहुँचाने का कार्य करता है, पहुँचाने का फंक्शन करता है। उसके बाद आता है स्टमक। स्टमक जो होता है वो बना होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती है वो आपस में गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। तो जो स्टमक होता है वो जे शेप स्ट्रक्चर होता है। फूड मटेरियल ओसोफेगस से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू कहाँ पर आ जाएगा, स्टमक में आ जाएगा। स्टमक की जो वॉल होती है, जो लेयर होती है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड से बनी हुई होती है। ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है और इस गैस्ट्रिक जूस में 3 चीज़ों का मिक्सचर होता है, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड म्यूकस। पेप्सिन जो बेसिकली अगर देखा जाए तो पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। इसके साथ साथ प्रोटीन का डाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है तो यहाँ पे एक एंजाइम पाया जाता है जिसे बोलते हैं पेप्सिन। पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन की डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये डाइजेशन कहाँ पे होता है, तो स्टमक में होता है। इसके बाद आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे जो स्टमक का इन्वायरमेंट होता है वो बहुत ही एसिडिक बनाने के लिए, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं जिन्हें ब्रेक डाउन करना ईजी नहीं होता है। इसके लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये बेसिकली एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन रखता है। एसिडिक इन्वायरमेंट को मेंटेन करने के लिए जाना जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हमारे इंटेस्टाइन को हार्म ना हो पाए एसिड से। इसके लिए म्यूकस जो होता है वो एसिडिक इन्वायरमेंट को न्यूट्रल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, एक होती है लीवर, सेकेंड वन होती है पेंक्रियास। इसके अलावा एक एसोसिएटेड ग्लैंड होती है जिसका नाम होता है इंटरस्टेशियल ग्लैंड। तो लीवर जो होती है बेसिकली बाइल जूस का सिक्रीशन करती है। ये बाइल जूस जो होते हैं वो जाकर के स्टोर हो जाते हैं गॉल ब्लैडर में। इसके साथ साथ पेंक्रियास जो होती है वो पैंक्रियाटिक जूस का सिक्रीशन करती है। पैंक्रियाटिक जूस जो होते हैं वो बहुत सारे जूसों का मिक्सचर होता है, पैंक्रियाटिक अमाइलेज, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। बच्चों, पैंक्रियाटिक अमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रिप्सिन प्रोटीन पे वर्क करता है और लाइपेज फैट पे वर्क करता है। इसके अलावा यहाँ पे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होती है जो इंटरस्टिशियल जूस को सिक्रीट करती है। ये भी इधर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डाइजेशन में ही हेल्प करता है। इसके साथ साथ आता है लार्ज इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 चीज़ों का के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फर्स्ट वन होता है कि कंप्लीट डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा फूड मटेरियल के डाइजेशन के लिए भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिस्पॉन्सिबल होता है। देन आता है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए और इलेक्ट्रोलिसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ फीकस हो गया और इंटेस्टाइनल बैक्टीरियाज प्रोड्यूस द विटामिन्स जैसे विटामिन के एंड विटामिन बी। तो यहाँ पे जो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इट मीन्स जितने भी फूड मटेरियल का डाइजेशन होना होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है, लेकिन जितने भी वाटर होते हैं और अनडिजेस्टेड फूड मटेरियल्स होते हैं उन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया जाता है और ये लार्ज इंटेस्टाइन मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के एब्जॉर्प्शन के लिए। फिर आता है रेक्टम। रेक्टम बेसिकली स्टोरेज करता है फेकस का जितने भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं जिसे हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, उसको लार्ज
इंटेस्टाइन के थ्रू रेक्टम में भेज दिया जाता है और एनएस से एक ऐसी ओपनिंग होती है जो बेसिकली क्या करेगी, इजेशन करेगी, यानी कि एलिमिनेशन ऑफ फीकस। फीकस मीन्स होता है बच्चों अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल जिसे हमारी बॉडी स्टोर करके नहीं रख सकती है। सो हम लोगों ने सारी चीज़ें तो पढ़ लिया, देख भी लिया। इसके साथ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना चाहूँगी। जितने भी मैमल्स होते हैं जैसे कि काऊ हो गया या फिर कह सकते हैं हॉर्स हो गया, इन सब का जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो बहुत ही लार्ज इन साइज़ का होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारे एनिमल्स जो होते हैं वो ग्रेजी एनिमल्स होते हैं जो ग्रासेस पे फीड करते हैं, जिसकी वजह से इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो एज़ कम्पेयर टू ह्यूमंस बहुत ही बड़ा होता है, क्योंकि जो ग्रासेस होती हैं उसमें पाया जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज का डाइजेशन ईजिली नहीं होता है, डाइजेस्ट कर पाना, सो इनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है एज़ कम्पेयर टू ह्यूमन काफ़ी लॉन्ग होता है। आइए हम सारी चीज़ों को तो पढ़ चुके हैं, अब हम इसे अप्लाई करते हैं क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करके। देखते हैं कि हम लोगों ने कितनी सारी चीज़ों को सीखा है और क्या हम इसे अपने आंसर पे अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ पार्ट्स इन ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। सो हम लोगों ने देखा था इसका सीक्वेंस, तो फर्स्ट वन में माउथ, स्टमक, तो ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड क्वेश्चन में माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन नहीं, पहले स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये भी रॉन्ग हो गया। माउथ, स्टमक, ये भी रॉन्ग हो क्योंकि माउथ के बाद आता है ओसोफेगस। माउथ, ओसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज, यस, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। So second question है, consider the following statement about small intestine and select which one is not correct. So first statement कह रहा है the length of the small intestine is animal differ as depends on the type of the food they eat. Yes, बिल्कुल सही। अभी अभी हम लोग ने देखा था कि जो small intestine एनिमल्स के केस में क्या होता है, लार्ज होता है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ द फूड। यस, ये भी हम लोगों ने अभी इसी क्लास में पढ़ा है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सेक्रीशन फ्रॉम द लीवर एंड पेंक्रियाज। यस, यहाँ पे ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कंप्लीट डाइजेशन में हेल्प करती है। द विलाई ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब वाटर। तो बच्चों यहाँ पे ये गलत हो गया क्योंकि ये वाटर का एब्जॉर्प्शन करता है लार्ज इंटेस्टाइन और यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के रेफरेंस से वाटर एब्जॉर्प्शन दिया है, तो yes, option D is incorrect. Next question, which of the following statement about the human digestive system is not corrected? Salivary amylase in the mouth start the digestion of the starch. Next question, which one of the following statement about the human digestive system is not correct? Salivary amylase in the mouth start the digestion of starch. बिल्कुल सही बच्चों, यहाँ पे ये जो हमारे माउथ में जो salivary gland होती हैं वो saliva का secretion करती है। यहाँ पे एक एंजाइम प्रेजेंट उसको बोलते हैं salivary amylase। यही salivary amylase क्या करता है, फूड में जो स्टार्च होता है बेसिकली इसको माल्टोज में कन्वर्ट करके इसका डाइजेशन कराता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन स्टमक प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम फॉर द एक्टिविटी ऑफ पेप्सिन। बिल्कुल सही, ये भी हम लोग ने देखा था। बाइल जूस इमल्सिफाइड फैट एंड कंटेन एंजाइम दैट डाइजेस्ट द फैट। सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा क्योंकि बाइल जूस जो होता है उसका कोई रोल नहीं होता है फैट के डाइजेशन में। एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स मेनली अकर्स इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ट्रू वेलाई, बिल्कुल सही। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होते हैं जो बेसिकली क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करता है न्यूट्रिएंट्स का। सो थैंक यू सो मच बच्चों, आई होप आप लोग को इस क्लास में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली हूँ। ऐसे ही स्मॉल लेक्चर से 12 मिनट्स में हम लोग लेकर आएंगे और खूब इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ेंगे। सो थैंक यू।